मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, जो टेक्नोलॉजिकल जो बाधाएं और इंटरप्शन है इंटरनेट के। फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये बाधाएं ना आएंगी। हम लोगों ने तय किया था कि आज हम लोग बातचीत करेंगे मेरी आत्मकथा के 10वें एपिसोड में, जिसमें कि कलकत्ते की जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं उनके बारे में। कलकत्ते के जो हिंदी के इंटेलेक्चुअल परिवेश की जो खूबी है वो ये है का 19वीं सदी में वहीं सबसे पहले विकास हुआ। छापे की मशीन, तमाम किस्म के प्रिंट टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े हुए चीजें, ये सारी की सारी चीजें सबसे पहले कलकत्ते में आई और हिंदी का प्रचार प्रसार वहीं से शुरू हुआ। बल्कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि आधुनिक हिंदी की शुरुआत प्रिंट टेक्नोलॉजी में कलकत्ते से होती है। कलकत्ते का अपना एक महत्व है और हिंदी का पहला विभाग, हिंदी की पहली पठन पाठन की हिंदुस्तान में व्यवस्था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शुरू हुई। तो हिस्टोरिकली कलकत्ते की एक बड़ी भूमिका रही है। मैं जब 1989 में मैंने वहां ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर, तो मेरे कलकत्ते में कोई दोस्त नहीं थे। एक ही व्यक्ति मेरा दोस्त था और जो दोस्त थे वो सब बंगाली थे, जो कलकत्ते में नहीं रहते थे। वो सब कलकत्ते के बाहर रहते थे, लेकिन थे कलकत्ते के। अगर जो मेरे बंगाली दोस्त थे जो जेएनयू में मेरे साथ पढ़े थे, अगर वो कलकत्ते में रह रहे होते तो शायद कुछ और मजा आता। लेकिन शुरू में जहां से कि साहित्यिक गतिविधियों से परिचय शुरू हुआ, वह था सीपीएम का एक साप्ताहिक अखबार निकलता है स्वाधीनता। तो स्वाधीनता दफ्तर में पहली बार मेरी मुलाकात अयोध्या सिंह, इजराइल, अरुण माहेश्वरी, सरला माहेश्वरी, महादेव शाह, इन लोगों से हुई। और ये कहना सही होगा कि ये मेरी इनिशियल जो फ्रेंडशिप थी वो इन्हीं लोगों के साथ थी। मैं और किसी को जानता ही नहीं था। विभाग में जो मेरे कोलीग थे या सहकर्मी थे, शिक्षक, उस समय 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया तो उसमें शंभुनाथ साहू थे, उसमें विष्णुनाथ शास्त्री थे, उसमें प्रबोध नारायण सिंह थे, उसमें रामप्रीत उपाध्याय थे, चंद्रकला पांडे थी। लेकिन मेरी जो मित्रता वाली गतिविधि है, जिसमें कि हम जिसे कहते हैं ना कि आप अपना जो मूल्यवान जो खाली समय है वो आप कहां खर्च करते हैं, और जब आप मित्रता चुनते हैं या मित्रता के बारे में निर्णय लेते हैं तो आपको यह तय करना पड़ता है कि आप पॉलिटिकल फ्रेंडशिप रखेंगे या कल्चरल फ्रेंडशिप रखेंगे या जनरल सोशल फ्रेंडशिप रखेंगे। मेरी जो उस समय अवस्था थी और जिस ट्रेडिशन से मैं निकल के गया था जेएनयू से, तो मेरे पास में पॉलिटिकल फ्रेंडशिप का एक बहुत ही सुसंगत अनुभव था। और ये मेरे लिए बहुत नेचुरल था कि मैंने पॉलिटिकल फ्रेंडशिप के तौर पर स्वाधीनता अखबार और वहां काम करने वाले संपादक मंडल के जो ये लोग थे, ये 5 लोग थे, ये संपादक मंडल में काम करते थे, तो इन लोगों के साथ में फ्रेंडशिप तय हुई। और डेली क्लास के बाद मैं स्वाधीनता जाता था और 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कंटिन्यूअसली कलकत्ता के साहित्यिक माहौल और परिवेश पर बातचीत होती थी। और इसमें जो निश्चित तौर पर ये जो लोग थे, 5 लोग, ये बहुत ही सुलझे हुए और समझदार लोग थे। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो कलकत्ते की एक्टिविटीज के सेंटर्स कौन कौन से हैं, उस समय थे, अभी भी वही हैं। थोड़ा सा फर्क आया है
लेकिन जब 1989 में मैं गया तो उस समय कलकत्ते के सबसे बड़ा जो एक्टिविटीज का सेंटर था हिंदी भाषियों की गतिविधि का, वो था भारतीय भाषा परिषद। वो आज भी सबसे बड़ा हिंदी भाषियों की गतिविधियों का सबसे बड़ा सेंटर है, और वो पहले से था। वहाँ लगातार साल में दसियों सेमिनार, संगोष्ठियाँ, राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियाँ जिनमें के लेखक आते थे बाहर से और वो रहते थे, वो होती थी। 1989 में मैं जब वहाँ गया तो वहाँ स्थिति ये थी कि तकरीबन 7-8 साल से जनवादी लेखक संघ की राज्य इकाई का सम्मेलन नहीं हुआ था। जनवादी लेखक संघ प्रैक्टिकली एक तरह से ठप पड़ा हुआ था। शहर में छात्रों के छोटे छोटे एक दो ग्रुप्स थे जो कभी कभार कोई गोष्ठी वगैरह करते थे, लेकिन जिसे कहें कि आइडेंटिफाई करने के तौर पर अगर देखें तो गतिविधियों की सेंटर था, वो था भारतीय भाषा परिषद। अब मैं चूंकि सीपीएम से जुड़ा हुआ था और मेरी संगठित तौर पर काम करने की आदत रही है, मैं इंडिपेंडेंटली व्यक्तिवादी ढंग से काम करने की मेरी आदत नहीं रही है, ये मेरी शिक्षा भी नहीं है, और संगठनहीन ढंग से काम करने की भी मेरी आदत नहीं रही है। वो तो ये बात दूसरी है कि मैंने 2005-6 के बाद से मैंने अपनी सारी जो संगठित गतिविधियां वो बंद कर दी और मैंने बहुत सोच समझ के काम किया। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कलकत्ते की जो इंटेलेक्चुअल फीलिंग, हिंदी की इंटेलेक्चुअल फीलिंग अगर आपको लेनी है तो कहां मिलती थी, तो मुझे बहुत ही निस्संकोच भाव से मैं कह सकता हूं कि जब मैं अयोध्या सिंह, इजराइल और महादेव शाह, इनके साथ में जब भी मेरी बातचीत होती थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलती थी। उस समय बहुत सारे हिंदी के बड़े लेखक थे जिनकी मैं बाद में जब जनवादी लेखक संघ के प्रसंग में चर्चा करूंगा तब मैं बात करूंगा। मैं हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर इंटेलेक्चुअल फीडबैक देने का काम, सबसे बड़ा काम किया सबसे पहले अयोध्या सिंह ने। और अयोध्या सिंह जी की मैं बहुत इज्जत भी करता था। वो बहुत ही शानदार कॉमरेड थे, एकदम सिंपल, ट्यूशन करके उन्होंने अपनी जिंदगी कमाई और पार्टी के होल टाइमर थे। वो पहले हिंदी भाषी सीपीएम के स्टेट कमेटी मेंबर थे और उन्होंने बहुत शानदार किताबें लिखी। कम्युनिस्ट आंदोलन पर किताब लिखी उन्होंने, भारत के स्वाधीनता संग्राम पर किताब लिखी उन्होंने, फांसीवाद पर किताब लिखी, बहुत ही शानदार किताबें लिखी जो कि बड़े पैमाने पर हिंदी भाषियों में, एकेडमिक्स में काम करने वाले लोगों में वो पढ़ी जाती हैं। और उन सभी किताबों में अलग अलग तरीके से नई नई चीजें हैं। दूसरे जो आइकॉन थे जो कि एकदम चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे, वे थे महादेव शाह, जिन्होंने के एक जमाने में राहुल सांकृत्यायन को भी दीक्षित किया था। मार्क्सवाद के करीब वो लाए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के करीब लाए थे। तो ये जो दो व्यक्ति थे, मतलब महादेव शाह और अयोध्या सिंह, इनके जो चर्चा का जो स्तर था और इसमें जो ज्ञान की जो उसमें जो निवेश होता था बातचीत में, वो एकदम बहुत ही शानदार होता था और वो मजा आता था बात करने में। इन दोनों की जब डेथ हुई तो निश्चित तौर पर एक एक अलग अलग समय में डेथ हुई, इससे हिंदी की बहुत क्षति हुई, बहुत क्षति हुई। और महादेव शाह तो वर्सटाइल जीनियस थे, वो बंगला में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखा उन्होंने, बंगला में मतलब दर्जनों पुस्तकों की भूमिकाएं लिखी होंगी। और वो इतने शानदार विद्वान थे कि आप किसी भी विषय के बारे में पूछें, मैं एक अनुभव बता रहा हूं आपको अपना, बहुत ही सुंदर अनुभव बता रहा हूं। हुआ ये कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक जो आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग,
वो आई तो आने के बाद ही मैंने उनको बातचीत की महादेव शाह से कि ऐसे ऐसे पुस्तक आई है और रामविलास जी ने अपने पूर्वजों का संबंध 1857 के संग्राम में जो विपक्ष में लड़े लोग हैं उनसे जोड़ा है, उसमें उनके पूर्वज भी शामिल थे। उस समय हो ये रहा था कि स्वाधीनता अखबार में दो धारावाहिक सीरीज चल रही थी। एक सीरीज थी जिसको के महादेव शाह लिख रहे थे और दूसरी सीरीज थी जिसे मैं लिख रहा था। और वो राहुल संकीर्तन पर सीरीज लिख रहे थे और मैं जो सीरीज लिख रहा था वो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और उसका साहित्य पर जो असर था उसे लेकर। तो अचानक जो है महादेव शाह ने कहा कि ऐसा ऐसा कहा है, लिखा है उन्होंने कहा हाँ लिखा है, ये देखा उन्होंने। तो उन्होंने तत्काल जो है महादेव शाह ने वो देखने के बाद में अपना एक लेख लिखा और चूंकि उसके एडिटोरियल में मैं एक तरह से आमंत्रित सहयोगी था, उनके कामकाज में हाथ बटाता था और मैं उनको हेल्प करता था और लिखता भी था, रेगुलर लिखता था। बरसों मैंने स्वाधीनता में रेगुलर लेख लिखे और वे लेख कालांतर में मेरी कई किताबों का एक तरह से शक्ल बनी। मसलन मेरी जो माध्यम साम्राज्यवाद पुस्तक है उसके लेख सबसे पहले मैंने उसी में लिखे। मेरी एक पुस्तक है सांप्रदायिकता, आतंकवाद और जनमाध्यम, उसके तकरीबन सारे लेख, जो कि बहुत मोटी पुस्तक है, सारे लेख मैंने स्वाधीनता में ही लिखे थे। तो उस समय ये जो सीरीज चल रही थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और साहित्य को लेकर, तो उसी में महादेव शाह ने रामविलास जी पर लिखा और रामविलास जी को लिखते समय उन्होंने रामविलास जी ने जो कहा था उसको खंडित किया और उन्होंने एक लेख लिखा। हमने पढ़ा सब लोगों ने बैठ के उसे, तो मालूम पड़ा कि उसमें रामविलास जी के बिल्कुल धुर्रे उड़ा दिए थे उन्होंने। और उसमें डॉक्टर महादेव शाह की लाइन ये थी कि रामविलास जी के जो पूर्वज थे वो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ नहीं लड़े थे बल्कि ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़े थे। तो हम लोगों ने कहा कि आप रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। बोले नहीं, ये जाएगा। तो राहुल संकीर्तन वाली सीरीज के बीच में रोक के वो लेख छपा और छपने के बाद में वो लेख टिप्पणी के लिए रामविलास जी के पास भी भेजा गया कि वो चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन रामविलास जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। क्योंकि महादेव शाह के लिखे का और महादेव शाह के मतलब दृष्टिकोण का सभी लोग सम्मान करते थे और महादेव शाह एक तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के थिंक टैंक की तरह काम करते थे, उनकी इज्जत बहुत थी। तो ये एक मतलब कई साल निरंतर ये अनुभव रहा कि जब भी कुछ लिखना होता था तो ये शाम को ये लोग मिलेंगे, इनसे बातचीत होगी। उसी दौरान अपने जो मेरे कुलीग थे, अभी भी मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, डॉक्टर शंभुनाथ शाह। तो शंभुनाथ शाह जो है वो बहुत दिलचस्प आदमी और बहुत अच्छे हिंदी सेवी हैं। और ये हिंदी सेवी के नाते उनका जो काम है वो निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने हिंदी की वहाँ से एक नियमित पत्रिका निकाली। वे लगातार अकेले हिंदी लेखक हैं जो कि बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 20 साल उन्होंने वहाँ के विश्व पुस्तक मेले में अपना स्टॉल लगाया पत्रिका का, जो कि हिंदी की पत्रिका किसी का स्टॉल नहीं लगता था वहाँ। और ये उनकी अपनी जीवट की वजह से संभव हुआ। ये बात दीगर थी कि वो मेरे बहुत सारे व्यक्तिगत मामलों में बेवजह दिलचस्पी लेते थे, निंदाएं करते थे, लेकिन मैं इसको कभी गंभीरता से लेता नहीं था। वो ये काम वो करते रहते थे हमेशा। लेकिन फिर भी उनका जो हिंदी के प्रति जो राग था, प्रेम था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अभी भारतीय भाषा परिषद के डायरेक्टर हैं और भागवत पत्रिका के संपादक भी हैं। उन्होंने मेरे साथ 2 दशक से ज्यादा पढ़ाया। अब हुआ ये कि उनकी पत्रिका निकलती थी समकालीन सृजन,
तो समकालीन सृजन का एक अंक जयशंकर प्रसाद की शताब्दी वर्ष पर प्रकाशित हुआ और उसमें एक लेख मैंने भी लिखा। मैं नया ही नया गया था, कुछ समय हुआ था मुझे कलकत्ता गए, तो शमुना जी ने बहुत आग्रह किया कि देखो उसका लोकार्पण है, उसका प्रोग्राम है और आप आइए और आप वहाँ प्रोग्राम में शामिल होइए। जैन विद्यालय में प्रोग्राम था वो। मैं अवॉइड करता था क्योंकि मेरी जो मानसिकता थी और जो बोलने की जो शैली थी और दृष्टि थी, वो कलकत्ते में जो लोग जिस तरह से बोलते हैं और शेयर करते हैं उससे एकदम भिन्न। मैं जेएनयू से पढ़ के गया था, तो जेएनयू की अपनी एक खास तरह की ऊर्जा और दृष्टि जो मेरे पास थी, मैं उसका इस्तेमाल करता था। हुआ ये कि जब वो अंक आया तो उन्होंने मुझे भी एक कॉपी दी और मैंने उस समय रविवार मैगजीन निकलती थी, रविवार मैगजीन में एक मैंने उसका रिव्यू भी किया और उसमें थोड़ी सी उनकी आलोचना कर दी। वहां तक बात संभल गई, लेकिन अब हुई वो सेमिनार जिसमें मुझे भी बोलना था, और उस सेमिनार की अध्यक्षता मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद है, प्रोफेसर कल्याणमल लोडाऊ करनी थी। मैं पहली बार उस सेमिनार में जब मैं गया तो मेरे पहली बार कुछ लोगों से परिचय हुआ, उसमें कल्याणमल लोढ़ा भी प्रमुख थे। मैं 3 दशक से ज्यादा समय उन्होंने हिंदी विभाग में प्रोफेसर के तौर पर काम किया और उनका बड़ा नाम था। मैं बहुत दूर बैठा हुआ था हॉल में, तो विष्णुमान शास्त्री ने कहा कि अरे जगदीश्वर, तुम इतना दूर क्यों बैठे हुए हो, अरे पास आओ तो लोढ़ा जी के पास आते हैं। तो मैं लोढ़ा जी के पास गया तो उन्होंने लोढ़ा जी से कहा कि लोढ़ा जी आप जानते हैं जगदीश्वर को? मुझसे पूछा उन्होंने कि तुम जानते हो लोढ़ा जी को? मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा लोढ़ा जी, ये लड़का आपकी परमिशन के बिना कैसे विभाग में घुस आया? आपको जानता नहीं लेकिन हिंदी विभाग में घुस आया। ये लोढ़ा जी का सिक्का चलता था, नक्शा था लोढ़ा जी का, क्योंकि लोढ़ा जी के पढ़ाए हुए सारे विद्यार्थी थे। मुझे बाद में पता चला कि लोढ़ा जी ने बड़ी भरपूर चेष्टा की थी कि मेरा अपॉइंटमेंट ना हो और विष्णुमान शास्त्री की बेटी का अपॉइंटमेंट हो। इसमें वो बहुत ही आप्राण चेष्टा की थी उन्होंने और वो असफल हुए थे और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। और ये चीज विष्णुमान शास्त्री जानते थे, तो वो छेड़ रहे थे उन्हें। तो खैर वो मजाक में ये बात शुरू हुई और मैं थोड़ा तैयारी से गया था, और मैं तैयारी से इस मूड में गया था कि मैं प्रेम, अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा पहले तो मैं बोलूंगा, और प्रेमटिव भाव से बोलूंगा और लोढ़ा जी को टारगेट करके बोलूंगा। तो जो अध्यक्ष थे गोष्ठी के, उसी को टारगेट करके, क्योंकि वो प्रसाद को उन्होंने 30 साल तक पढ़ाया था। और बाई चांस की बात कि भाषण अच्छा हो गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोढ़ा जी ने कहा कि अब मेरा भाषण सुने बिना नहीं जाओगे तुम यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं सुनूंगा आपको। लेकिन वो बड़े दुखी थे कि उनके जो इतने पॉइंट्स थे जो तैयार करके आए थे वो सब मैंने पहले बोल दिए थे, तो उनका भाषण का कवाड़ा हो चुका था। तो इस एक अनुभव ने एक नई चीज पैदा की जो कि मेरे लिए एकदम अद्भुत थी। अद्भुत इस सेंस में थी कि जैसे जो हमारे मित्र थे शमुना जी, जो मेरे कोलीग भी थे, वो समकालीन सृजन पत्रिका निकालते थे। अचानक मालूम पड़ा अच्छा वो सेमिनार वगैरह करते थे। तो प्रसाद की संगोष्ठी में चूंकि मैं बहुत एग्रेसिवली बोला और बहुत ही क्रिटिकली बोला, तो उसका मुझे दुष्परिणाम ये भोगना पड़ा कि शमुना जी से मेरी मित्रता तो बनी रही, हलो हाय बनी रही, लेकिन शमुना जी ने अपनी बाद में होने वाली किसी भी संगोष्ठी का 10 साल तक मुझे कोई इनविटेशन तक नहीं दिया। वो कार्ड तक नहीं देते थे। रोज मिलते थे। पहले क्या होता था कि मिलते थे, कार्ड देते थे, जोर डालते थे कि आना है, जरूर आना है। लेकिन जब मैं वो प्रसाद वाली गोष्ठी में गया और मैंने उस गोष्ठी को कुल मिला के मतलब दूसरी दिशा में बदल दिया, तो वो सावधान हो गए कि इसे बुलाने से कोई फायदा नहीं है। तो वो मुझे इनवाइट ही नहीं करते थे, मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर भी कार्ड नहीं देते थे। और ये सिलसिला 10 साल तक चलता रहा। 10 साल के बाद में उन्होंने मुझे पहली बार फिर एक बार कार्ड देना शुरू किया। तो मैंने हंस के कहा कि सेंसरशिप हट गई। समुना जी की एक अच्छी बात थी कि वो डेली मिलते थे और डेली जो है वो मजाक भी करते थे और मजाक सुनते भी थे, झेलते भी थे, छेड़ते भी थे।
वो अभी भी है वो सिलसिला। दूसरा ये परिणाम ये निकला कि समकालीन सृजन के जो अंक थे वो कुछ समय के लिए फिर बंद हो गए, लेकिन जब एक बार कार्ड आना शुरू हुआ तो अंक भी आना शुरू हुआ। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आई प्रसाद की गोष्ठी के बाद, कि जो हिंदी का जो इंटेलिजेंसिया है, उस इंटेलिजेंसिया का दिल बहुत छोटा है। वो आलोचना को समझने और आलोचना को जीने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि वास्तविकता यह थी कि स्वाधीनता में जब हम लोग काम कर रहे थे साथ में मिलके, तो स्वाधीनता में बहुत तेज बहस होती थी। अरुण माहेश्वरी के लिखे पर, सरला माहेश्वरी के लिखे पर, चंद्रा पांडे के लिखे पर, अयोध्या सिंह के लिखे पर बहुत तेज बहस होती थी। और कई बार यह होता था जो कोई लिख के लाया है उसके लेखन को लेकर उसको दुरुस्त किया जाएगा, जरूरी होगा उसे काटा जाएगा, जरूरी होगा उसका नहीं छापा जाएगा, यह भी होता था। लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि नहीं मिलेंगे, यह कभी नहीं हुआ कि मन में कोई मनमुटाव आ गया। मसलन यह चीज समझने की है कि ये जो एक सेंटर था हिंदी की एक्टिविटीज का, जहां से कि एक धारावाहिक अखबार निकलता था जिसमें कि वहां के हिंदी के प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल काम करते थे। दूसरा सेंटर था भारतीय भाषा परिषद, जहां पब्लिक गतिविधियां होती थी। तीसरा एक छोटा सा सेंटर था जिसे कि गीतेश शर्मा चलाते थे, वो जनसंसार अखबार का दफ्तर था। अब हुआ यह कि कुछ दिन बाद एक घटना घटी कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने तय किया कि हिंदी अकादमी का गठन किया जाए, और हिंदी अकादमी का गठन करने के साथ ही उसकी गवर्निंग बॉडी बनाई गई, और उसमें और वहां के लेखक थे ही, मैं भी था। तो अब एक तीसरा नया सेंटर हिंदी की एक्टिविटीज का, जिसमें कि साल में कम से कम 8, 7, कभी 10 सेमिनार वगैरह होती थी। पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ धूमकेतु के नाम से, और कंटिन्यूअस एक्टिविटीज हुई उसकी। एक हिंदी विभाग, भारतीय भाषा परिषद, हिंदी अकादमी के द्वारा संगठित सेमिनार्स, ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य, और इसके अलावा जो कभी कभी गतिविधियों के लिए एक और जगह थी, वह था प्रेसिडेंसी कॉलेज। वहां पर भी सेमिनार वगैरह होती थी और हम जाते थे, बुलाते थे हम लोग, जाते, मैं लगातार गया हूं उसमें। तो अगर हिंदी के परिदृश्य को, अगर वहां के को देखें, पब्लिक परिदृश्य को, जो लोग एक्टिव थे, उसमें शंभुनाथ थे, सुब्रत लाहिड़ी थे, उसमें अरुण माहेश्वरी थे, उसमें और जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज देखें जिसका कि बहुत ही हैवी प्रोडक्शन है, वो है स्वाधीनता अखबार। स्वाधीनता अखबार ने इंटेलेक्चुअली जितना बाई प्रोडक्ट दिया इंटेलेक्चुअली, वो बंगाल के किसी भी अखबार ने नहीं दिया। अरुण माहेश्वरी की कई महत्वपूर्ण किताबें उसी अखबार में पहले छपी, लिखी। उसी अखबार में काम करते हुए, उसके पहले फुल टाइमर के तौर पर काम करते हुए, इजराइल के महत्वपूर्ण कहानी संकलन आए। बहुत शानदार कहानियां लिखी इजराइल ने, मौका लगेगा उन पर बात करेंगे हम लोग। और जो टॉप इंटेलेक्चुअल बाई प्रोडक्ट था, जिस पर के हम सब लोग गर्व करते हैं हिंदी के लोग, वो था अयोध्या सिंह का काम।
शमुना जी अपने तरीके से स्वायत्त तौर पर लिखते थे हिंदी की पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में, और वो करते ये थे कि हर एक पत्रिका के लिए लिखते थे, हर एक पत्रिका में जो मांग होती थी उस मांग पूर्ति का हिस्सा थे वो जो भी डिमांड आती थी उसको सप्लाई देते थे वो। तो इसके कारण वो साल में अपनी एक दो साल में कभी अपनी किताब ले आते थे निबंधों के संकलन की। लेकिन सुसंगत ढंग से किताब लिखने की आदत हिंदी में या तो अयोध्या सिंह जी के पास थी, या फिर मैंने किताबें लिखी वहां हिंदी में सुसंगत ढंग से, व्यवस्थित ढंग से किताब केंद्र में रख के चीजें लिखना। अरुण ने भी ये काम किया, कंटिन्यूअसली ये काम किया। तो अगर हिंदी के विकास को अगर देखना होगा तो हमें उसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखना होगा। एक और चीज थी जिसने कि बहुत महत्वपूर्ण मदद की, वह था ये छपते छपते नाम से एक अखबार निकलता है वहां, उसके संपादक हैं विश्वंबर नेवर। तो विश्वंबर नेवर ने वहां एक परंपरा है, ये पूजा का समय अभी आने वाला है, जब नवरात्रि आएंगी तो वहां पूजा संख्या निकलने की एक परंपरा है। तो छपते छपते ने भी अपने पूजा संख्या निकालने का फैसला किया। तो श्रीनिवास शर्मा जो हिंदी के बड़े महत्वपूर्ण लेखक थे वहां, उनके संपादन में वो अंक निकले लगातार। एक सेंटर वो भी था। और दिलचस्प बात यह थी कि जो हिंदी का सबसे बेहतरीन पॉपुलर अखबार कलकत्ता के लिहाज से और बंगाल के लिहाज से, वो था सन्मार्ग, जिसका कोई इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन नहीं था। सबसे ज्यादा कमाई उस अखबार की, सबसे ज्यादा पाठक उस अखबार के पास में, लेकिन बौद्धिकता की दृष्टि से सबसे ज्यादा दरिद्र अखबार, इंटेलेक्चुअली सबसे पुअर एडिटोरियल एडिटर, लेकिन वो सबसे अपॉपुलर। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के तौर पर अगर देखें तो समकालीन सृजन ने कंटिन्यूअसली अनेक विषयों पर विशेषांक निकाले, लगातार विशेषांक निकाले, और उससे निश्चित तौर पर हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता में इजाफा हुआ, बल मिला उसे। लेकिन पुस्तक लिखने की कल्चर, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, पुस्तक लिखने की संस्कृति के विकास के बिना इंटेलेक्चुअल विकास नहीं होता। यहां से चीजें देखी जानी चाहिए। बंगला में एक संस्कृति है, बंगला में अखबार हैं, बंगला में पत्रिकाएं हैं, बंगला में पॉपुलर राइटिंग है, बंगला में जो लेखक हैं वे लगातार पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं, लेकिन वे पत्र पत्रिकाओं के अलावा किताबें लिखते हैं। लेकिन हिंदी के जो लेखक थे बंगाल में, उनकी स्थिति यह थी कि वे खाली अधिक से अधिक पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे और सभा गोष्ठियों में जाके पार्टिसिपेट करते थे। ये एक सीमित दायरा था उनका। सो एक वो जो इंटेलेक्चुअल जील होती है, उस इंटेलेक्चुअल जील का वो रिफ्लेक्शन बहुत कम दिखाई देता था। और बिना इसके आप शहर में रहेंगे कैसे? हिंदी के लिए एक और भी गौरव की चीज थी, वो थी हिंदी की जो प्रमुख लेखिकाएं प्रभा खेतान। प्रभा खेतान ने बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान उपन्यास लिखे कलकत्ते में रहते हुए, जिन्होंने कि पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया और हिंदुस्तान में जनप्रियता हिंदी को मिली। एक ऐसी छोटी सी गोष्ठी थी बच्चों की, विद्यार्थियों ने ऑर्गेनाइज की थी, मैं नाम भूल रहा हूं उस संगठन का, अभिव्यक्ति या कुछ ऐसा ही नाम था उसका। मैं गया ही गया था। एक पहली बार मेरी वो शुरू की पहली दूसरी या गोष्ठियों में से एक थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एक वक्ता के तौर पर। उसमें मुश्किल से 15 या 20 लोग थे। सनातन धर्म विद्यालय है सेंट्रल एवेन्यू पर, उसमें वो गोष्ठी थी। तो उसमें श्रोता के तौर पर प्रभा खेतान भी आई थी। तो पहली बार मेरा प्रभा खेतान से परिचय हुआ। मैं उन्हें जानता था उनके लिखे के जरिए,
लेकिन मैं उनसे कभी मिला नहीं था। और उस गोष्ठी में जब प्रभा खेतान से मुलाकात हुई तो वो मुलाकात फिर ताउम्र बनी रही। वो जब तक रही हम लोगों की मित्रता बनी रही और उसने मुझे एक नए किस्म की फीलिंग दी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी के जो इंटेलेक्चुअल परिदृश्य है उसमें एक परिदृश्य वह है जिसको कि ये तमाम संस्थान कैटर करते हैं और इसको विकसित किया उन्होंने। दूसरी इंटेलेक्चुअल फीलिंग मुझे प्रभा खेतान से मिलने के बाद तब मिली जबकि मुझे यह पता चला कि प्रभा खेतान के लेखन को लेकर तरह तरह की ऊल जलूल बातें, वहां एक धड़ा जो था वो करता था। तब तक प्रभा खेतान जनवादी लेखक संघ की मेंबर नहीं थी। प्रभा खेतान स्वभाव से बड़ी जिसे कहें कि पब्लिक डोमेन में वो बोलती नहीं थी। प्राइवेट बातचीत करना अच्छा लगता था उन्हें और वो कभी सार्वजनिक मंचों पर कभी बोलती नहीं थी। मेरे बहुत इंसिस्ट करने के बाद और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद में उन्होंने काफ़ी दिनों बाद कुछ जगह भाषण दिए। जनवादी लेखक संघ की गोष्ठी में भी आई, वहाँ पर भी बोली। वो उन्होंने जनवादी लेखक संघ भी ज्वाइन किया हमारे कहने पर। लेकिन जो सबसे भयानक चीज थी वो क्या थी? लेखकों के एक समूह के द्वारा कंटिन्यूअसली प्रभा खेतान का चरित्र हनन, जिसका जिक्र प्रभा खेतान ने अपनी आत्मकथा में भी नहीं किया है। वो इस बात से बहुत दुखी थी। हिंदी के लेखक, वो चाहे कलकत्ते के हों चाहे वो दिल्ली के हों, वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कोई महिला बहुत बेबाक ढंग से और इतना अच्छा लिखती है। स्त्री उपेक्षिता किताब तो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है उसको। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने वो पुस्तक न पढ़ी हो, जिसका स्त्री के विषयों पर पढ़ने में जिसकी दिलचस्पी हो, सीमोन की पुस्तक को। प्रभा खेतान ने बहुत शानदार उपन्यास लिखे। शुरू में जब मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके घर गया तो मुझे थोड़ी सी असुविधा हुई, तो मैंने उनसे कहा कि इसको लेखक के घर की तरह बनाइए और सजाइए। उसके बाद में उन्होंने उस पर ध्यान दिया और उसको वैसे ही सजाया उन्होंने। लेखक की दुनिया किताब की दुनिया होती है। लेखक की दुनिया तमाम बहुत सारी जो सजावट की वस्तुएं उसकी दुनिया नहीं होती। लेखक का श्रृंगार तो किताबें हैं। लेखक के घर में किताबें होंगी तो लेखक का घर अच्छा लगेगा। वहां सिर्फ एक व्यक्ति का घर था जो कि देख के तबीयत खुश होती थी किताबों की वजह से, वो था अरुण माहेश्वरी का घर। अरुण माहेश्वरी के यहां बहुत शानदार लाइब्रेरी उसकी पर्सनल, कई हजार किताबें उसमें। कालांतर में प्रभा खेतान ने भी अपने यहां वैसी ही लाइब्रेरी विकसित की। सैकड़ों किताबें खरीदी और पढ़ना भी शुरू किया अपने तरीके से। तो दूसरा एरिया जहां से कि हिंदी एक जनप्रिय रूप में दिखाई देती थी वो थी प्रभा खेतान। दो लेखक, अयोध्या सिंह और प्रभा खेतान, इन दो लेखकों की किताबों ने हिंदी को सबसे अधिक समृद्ध किया और ये अनडिस्प्यूटेडली ये दोनों व्यक्ति कलकत्ते की सबसे बड़ी धरोहर है। तो कलकत्ते के जो इंटेलेक्चुअल जो फ्लेवर को अगर देखना हो तो एक तरफ मार्क्सिज्म और एक तरफ फेमिनिज्म है। इसके बीच में जो कुछ है वो एकदम खिचड़ी है। उसका किसी दृष्टिकोण से, किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। विचारधाराहीन लेखन बड़े पैमाने पर, विचारधाराहीन गोष्ठियां बड़े पैमाने पर,
ये हिंदी में होती नहीं है। तो हिंदी पर बात करते समय एक चीज ध्यान रखें हम लोग कि हिंदी के ये जो तमाम सेंटर्स बने, इनमें श्रोताओं में ज्यादातर विद्यार्थी होते थे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, या फिर गोष्ठियों में जो आते थे वो लोग बूढ़े लोग होते थे जो एबव 40 और 55 है। और निश्चित तौर पर जो भारतीय भाषा परिषद की जो गोष्ठियां होती थी, अभी भी होती होंगी, वो उनमें जो भीड़ आती थी वो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा होती थी। और उसका एक बड़ा कारण वक्ता नहीं, लंच और ब्रेकफास्ट की अच्छी व्यवस्था। क्योंकि भारतीय भाषा परिषद संसाधन युक्त तो एक संस्थान था, लेकिन इंटेलेक्चुअली उसकी कोई भूमिका नहीं। इंटेलेक्चुअली दो लोगों ने हिंदी को सबसे अधिक समृद्ध किया, वो थे अयोध्या सिंह और प्रभा खेतान। चिंता की चीज यह है कि जो पाठक वर्ग बड़े पैमाने पर शिक्षित हो रहा था, जो यंग लड़के लड़कियां शिक्षित होकर मार्केट में आ रहे थे, शिक्षक बन रहे थे, लेखक बन रहे थे, थर्ड जिसने कि हिंदी को और हिंदी के प्रवेश को सीधे हिट किया, वो थी अलका सरावगी। वो मेरी स्टूडेंट रही है, मैंने उसे एमफिल में पढ़ाया है। वो पहले एमए उसने प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और उसके उपन्यास ने कलकत्ता वाया बाईपास ने बहुत बड़े स्केल पर हिंदुस्तान को प्रभावित किया, और उसका एक फल भी मिला, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो थर्ड जो व्यक्ति जिसने कि सबसे अधिक प्रभावित किया हुआ था अलका सरावगी। निश्चित तौर पर उसका लेखन मतलब महत्वपूर्ण है। तो सोचने की चीज है कि कौन सी चीज ज्यादा टिकती है, किताबें और किताब की संस्कृति। अलका सरावगी क्यों जनप्रिय बनी? क्योंकि उन्होंने किताब लिखी। प्रभा खेतान क्यों जनप्रिय बनी? क्योंकि उन्होंने किताब लिखी। अयोध्या सिंह क्यों जनप्रिय बने? क्योंकि उन्होंने किताबें लिखी। किताब लिखना महत्वपूर्ण है, और किताब के तौर पर सोचना, कंसीव करना, किताब के फॉर्म में कंसीव करना महत्वपूर्ण है। फुटकल लेखन के तौर पर कंसीव करना, उससे बहुत दूर तक मदद नहीं मिलती। हमारे यहां अभी भी बहुत सारा लेखन ऐसा है जो कि फुटकल लेखन है, वो किताब के तौर पर कंसीव नहीं किया जाता। किताब एक मीडियम है, वैसे ही जैसे टेलीविजन एक मीडियम है, फिल्म एक मीडियम है, किताब एक मीडियम है। आप जब कोई चीज किताब के तौर पर कंसीव करते हैं तो आप बहुत विस्तार से चीजों के बारे में सोचते हैं। तो अगर मुझे विनम्रता से कहने की अनुमति दें तो मैं ये कहूंगा कि ये जो तीन लोग, अयोध्या सिंह, प्रभा खेतान, अलका सरावगी, इनकी किताबें बहुत महत्वपूर्ण थी और ज्यादा पसंद की गई। एक और चीज जिसका कि मेंशन करना बहुत जरूरी है, वो ये कि मेरे जाने के पहले वो पत्रिका बंद हो चुकी थी, लेकिन उस पत्रिका ने कलकत्ते के और कलकत्ते के बाहर हिंदी जगत के अंदर कलम पत्रिका, उसने बहुत बेहतरीन काम किया। जो कलकत्ता का जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, जहां से कि ठोस रूप में चीजें निर्मित हुई और विकसित हुई और संप्रसारित हुई, कहीं वो आइडियोलॉजी के तौर पर, कहीं वो संगठन के तौर पर, कहीं वो जनप्रियता के तौर पर, तो वो ये एरिया है। पत्रिका के तौर पर आधुनिक काल में कलम मैगजीन, और लेखक और लेखिकाओं के तौर पर अयोध्या सिंह, प्रभा खेतान और अलका सरावगी, इन तीन के लेखन ने पूरे देश में कलकत्ते की पहचान बनाई। बाकी हम सब फुटकल हैं। और एक बड़ा एरिया जो कलकत्ते के लोकल लोग थे,
उसमें एक टेंडेंसी मैंने दर्ज की जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि ये बड़े स्केल पर ये इसका विकास क्यों नहीं हुआ। कारण ये कि जो यंग लोग पढ़ते थे या जो अब पढ़ाते हैं, उनमें रीडिंग हैबिट नहीं है। रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो आप अच्छी किताबें नहीं लिख सकते, और जब तक अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे अच्छी किताबें नहीं लिख सकते। छोटा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो जाहिर है छोटे और थोड़े भाव में ही रहेंगे, संकुचित भाव में ही रहेंगे, मिलनसारता के भाव में रहेंगे, बौद्धिक या बुद्धिजीवी के भाव में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। तो वहां जो बड़े स्केल पर लेखक अटका रहा लोकल चीजों में, लोकल भावबोध में, उसका एक बड़ा कारण है उसके पास में रीडिंग हैबिट का अभाव। वहां लेखक बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन रीडिंग हैबिट नहीं है। किसी भी चीज को मुकम्मल ढंग से ठीक से डिटेल्स में जाके पढ़ने और काम करने की आदत नहीं है। और जिन लोगों में आदत थी उन लोगों ने निश्चित तौर पर किताबें लिखी और स्पेस बनाया। तो ये कलकत्ते की जो मनोदशा है उसमें मिलनसारता एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, और मिलनसारता के आधार पर वहां लोग एक दूसरे की खूब प्रशंसा करते हैं, आप अच्छा बोले, आप अच्छा लिखते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन वो पढ़ते नहीं है ज्यादा। एक अन्य पहलू है जिस पर के मैं बात कह के ये बातचीत खत्म करूंगा, वो ये कि ये जो हिंदी भाषी जो लोग रहते हैं वहां, कलकत्ते की अपनी बनावट ऐसी है कि कलकत्ते में अलग अलग नेशनलिटीज के लिए स्पेस है, अलग अलग किस्म की स्थानीय संस्कृतियों के लिए स्पेस है, रीजनल लैंग्वेज के बोलने वाले उनकी कल्चर के लिए स्पेस है। तो वहां कलकत्ते में भोजपुरी भी हैं, मैथिली भी हैं, अवधी बोलने वाले भी हैं, ये तमाम किस्म के जो अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों से आए हुए जो लोग हैं, ये अपनी अपनी संस्कृति और स्थानीयता में जीते हैं। इनका मिनी और इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे बंगला संस्कृति के वर्चस्व को मानते हैं। बंगला संस्कृति के वर्चस्व को वो चुनौती नहीं देते। जाहिर है कि अगर आप बंगला संस्कृति के वर्चस्व को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअली वो साउंड फुटिंग पर खड़ा होना पड़ेगा, और बंगला संस्कृति का जो आधार है वो है बुक और प्रिंट, जो इंटेलेक्चुअल आधार है, अखबार। तो हिंदी के अखबार अगर आदर्श के तौर पर सबसे ज्यादा जनप्रिय अखबार के तौर पर अगर अखबार देखेंगे तो सन्मार्ग है, जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत पुअर है। और बंगला का जो अखबार है इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड फुटिंग पर खड़ा हुआ है, जिसको कि हम लोग आनंद विहार पत्रिका के नाम से जानते हैं। तो हिंदी वाले जो लोग थे, उनका जो समाज था, उस समाज की खूबी ये थी कि वहां क्षेत्रीय संस्कृतियां अलग अलग तरीके से लोग जीते थे, और उसमें वो अपना उसे प्रिजर्व करके रखा है उन्होंने। अच्छा, कलकत्ते में ये स्पेस भी है कि आप अपनी संस्कृति को माने, बचाएं, उसके लिए प्रयत्न करें, आप रह सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, वो ये कि बंगला के लोगों के साथ में, बंगाली जाति के साथ में एक सबसे अच्छी चीज है कि वे एडजस्ट करके और प्रेम भाव से संबंध बना के जीने में एक्सपर्ट हैं। वे कभी खराब करके नहीं बोलेंगे, वे कभी खराब भाषा में नहीं बोलेंगे। तो ये जो छोटी छोटी क्षेत्रीय संस्कृतियों के बोलने वाले लोग जो वहां बड़ी संख्या में रहते हैं, इनके साथ में बंगाली जाति के लोगों का एक खास तरह का सामंजस्य और प्रेम वो वहां के समाज में है। लेकिन ये प्रेम खाली सामाजिक राजनीतिक स्तर तक है, इसका कोई सांस्कृतिक इंपैक्ट हिंदी भाषियों पर पड़ा वो मेरी नजर में नहीं आया।
एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि जो कि मुझे ये जब भी दुर्गा पूजा आएगी तो दुर्गा पूजा पर हर इलाके में पंडाल लगते हैं, दुकानें लगती हैं, बाजार सस्ते हैं, तमाम तरह की चीजें दिखाई देती हैं। बुक फेयर होता है, बुक फेयर में भी दुकानें लगती हैं, पंडाल लगते हैं और सभी तरह की चीजें रहती हैं। लेकिन हिंदी प्रकाशन की उपस्थिति सबसे कम, जो खटकती है। अगर वो बढ़ पाए तो बहुत अच्छा है। और एक सामान्य भाषा में कहूं, हम हिंदी भाषी और वे बांग्ला भाषी, ये जो भाषा है ये एक तरह से वहां मुखौटे का काम करती थी। और इस मुखौटे में हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। तो बंगाल के लोगों में, वो चाहे हिंदी भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, मुखौटे की संस्कृति बहुत पावरफुल संस्कृति है। आप नहीं जानते कि जो आदमी आपके साथ काम कर रहा है उसके पास में कितने चेहरे हैं, आप नहीं जानते। सो बांग्ला में ये विशेषता है। यहां जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में आप आइए, हिंदी भाषी क्षेत्र में इतने मुखौटे नहीं मिलेंगे लोगों के पास में। यहां बहुत ही फ्रैंक, इधर उधर बीच में बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन बंगाल में ये संभव नहीं है। बंगाल में लोगों के पास में बहुत अनेक मुखौटे हैं। वो आपसे सामने अभी तत्काल बहुत मीठी बातें कर रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन पलटते ही वो आपके एकदम अगेंस्ट में बोल रहा है, आपकी कल्पना के बाहर है। अरे इन्हें तो अभी खाना खिलाए थे, इनसे अभी प्यार से बातें कर रहे थे। तो बंगाल की जो संस्कृति है उसमें मुखौटा एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और इस मुखौटे का जिस तरह से बंगाली इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हिंदी के बुद्धिजीवी भी इस्तेमाल करते रहे हैं। संयोग की बात है कि उर्दू के लेखकों में मैंने ये प्रवृत्ति नहीं देखी। उर्दू के लेखकों में जो बंगाल में हैं उनमें मुखौटे की संस्कृति नहीं है। वो जो सामने बोलते हैं वही वो पीछे बोलते हैं, वो जो सामने स्टैंड लेते हैं वही वो पीछे स्टैंड लेते हैं। अगर सामने उन्होंने स्टैंड लिया है कि वे लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ हैं, तो वो पीछे भी लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि वो जाके लेफ्ट फ्रंट की चिरौरी करें। सोचने लायक बात है कि हिंदी वाले, बांग्ला वाले ये मुखौटे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे और करते हैं। उर्दू बोलने वाले जो मुसलमान हैं ज्यादातर, वे मुखौटे की कल्चर का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों ऐसा हुआ ये मेरे लिए भी मिस्ट्री, मैं इसका कोई उत्तर मैं खोज नहीं पाया। दूसरा ये कि जो हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी भाषी बुद्धिजीवी हैं, उनकी मुश्किल क्या है कि वे भूतकाल में रहते हैं। उनकी जो पूरी मानसिकता है वो भूतकाल वाली है। बंगाल में भी जो मानसिकता है वो भूतकाल वाली है। ये कॉमन है। मतलब अतीत के किस्से, कहानियां, नरेटिव, ये हर एक के पास हैं। क्या पढ़ाते थे, अरे अभी बताओ क्या पढ़ाते हैं, फलां क्या पढ़ाते थे, उसके किस्से आप बात करिए, वो शुरू हो जाएगा उसी से। सो मुखौटे की संस्कृति में जो लोग रहते हैं वे लोग अपने वर्तमान से आंखें चुराते हैं, वर्तमान को क्रिटिकली देखना नहीं चाहते। जो हिंदी भाषी बुद्धिजीवी है उसकी ये समस्या थी, आज भी है। वह अतीत में जीता है, वो वर्तमान में नहीं जीता। और यही वजह है कि जब वर्तमान बदल जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता वर्तमान बदल गया। और मुखौटे की संस्कृति में जीने के कारण होता यह था कि जब सामने मिल रहे हैं तो कुछ और हैं, और जब पलट गए तो कुछ और हैं। तो होता यह था कि सामने रहते हुए यथार्थ कभी डिस्कशन के केंद्र में ही नहीं आए। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। नामवर जी 75 साल के हुए और नामवर जी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया गया।
और उस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के श्रृंखला में एक प्रोग्राम कलकत्ते में भी था। मैं नामवर सिंह से पढ़ा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उनका विद्यार्थी रहा हूं। लेकिन कलकत्ते में जब अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ तो मेरे लिए बहुत अफसोस था कि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया। खैर, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। मुझे इसका भी कोई पता नहीं था कि वो प्रोग्राम कहां होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कोई मुझे जानकारी नहीं थी। वो प्रोग्राम हुआ, अच्छे से हुआ और वो अच्छे से संपन्न हो गया। अब हुआ ये कि जो उस प्रोग्राम को जिन लोगों ने फाइनेंस किया, जैन विद्यालय के मालिकों ने, उन लोगों ने एक प्रोग्राम जैन विद्यालय में किया और संयोग से उस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और यह प्रोग्राम हुआ था नामवर जी के प्रोग्राम हो जाने के बाद, करीब 6-7 महीने बाद। भंवरलाल सुराणा नाम के एक व्यक्ति थे, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं है। उन्होंने बुलाया मुझे और प्रोग्राम हुआ। तो प्रोग्राम के समय उन्होंने मुझसे एक बात कही, ये मुखौटे की कल्चर के पीछे छुपी हुई जो कल्चर है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। भंवरलाल सुराणा ने कहा कि सर जी, अभी जो प्रोग्राम हुआ ना, जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, वो सारा प्रोग्राम तो हमने फाइनेंस किया, लोगों के हवाई जहाज के भाड़े, ये वो। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, फाइनेंस किया तो अच्छी बात है। तो बोले नहीं साहब, ये वैसे नहीं किया था हमने, संस्कृति के लिए और साहित्य के लिए, नामवर जी के लिए। तो मैंने किसके लिए किया आपने? बोले हमने इसलिए किया कि हम एक स्कूल हमने खोला है और हमें यह इंश्योर किया गया था कि आप प्राइवेट स्कूल खोलिए एक, और उस स्कूल को हम बंगाल की सरकार से मान्यता दिलवा देंगे। तो हमने इस चक्कर में 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए अपने, लेकिन मान्यता नहीं मिली अभी तक। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, और वो जो लोग फाइनेंस करा के प्रोग्राम ले गए, वो लोग हाथ नहीं रखने दे रहे। तो मैंने कहा कि तुमने ये बदले में प्रोग्राम के फाइनेंस करने के लिए तुमने स्कूल की मान्यता की डील की थी, चलो। तो लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन थे उस समय विमान बसु, क्योंकि अभी भी हैं। मैं भंवरलाल सुराणा को लेके गया उनके यहाँ और उनसे कहा कि देखिए ये ऐसे बात हुई है और आप इनकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, जैसे भी हो सके। विमान बसु ने उनकी हेल्प की और उस स्कूल को कालांतर में मान्यता मिली। लेकिन जो चीज उद्घाटित हुई, साहित्य कला संस्कृति के लिए पैसा नहीं देते वहां कोई, वो पैसा देते हैं बदले में कुछ लेने के लिए। चंदा हमने भी अनेक बार उठाया, अनेक लोगों से चंदा लिया हम लोगों ने, लेकिन हमने ये कह के चंदा कभी नहीं लिया। जनवादी लेखक संघ का मैं कलकत्ते का मैं सेक्रेटरी रहा बरसों, लेकिन कभी हमने ये कह के चंदा नहीं लिया कि हम बदले में तुम्हारा ये काम कराएंगे, नो, कभी नहीं। तो जो मुखौटे की संस्कृति को जिन्होंने पाला और पोसा, जो अभी भी वहां हैं, उन लोगों ने हिंदी की आड़ में पैसा वसूली का एक तरह से धंधा खोला हुआ है वहां, और वो धंधा बरसों से चल रहा है। तो जब आप मुखौटे लगाएं, मुखौटे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके मन में कहीं खोट है। तो मुखौटे की संस्कृति जब तक आप वो उघाड़ नहीं देते, उसे नंगा नहीं कर देते, संस्कृति का जन्म नहीं होगा। और यही वजह कि हिंदी भाषी लोगों में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का कोई इंटेलेक्चुअलिज्म से कोई या बौद्धिकता से कोई संबंध नहीं है।
संस्कृति के विकास के लिए जरूरी है कि संस्कृति को कपट की संस्कृति से मुक्त किया जाए और छद्म की संस्कृति से मुक्त किया जाए। छद्म और कपट की संस्कृति मिलनसारता की संस्कृति की आड़ में काम करती है, और ये जो मिलनसारता की संस्कृति है, इस मिलनसारता की संस्कृति का सबसे बड़ा सेंटर निश्चित तौर पर प्रमोशन स्कीम का सबसे बड़ा सेंटर निश्चित तौर पर एक ही है, सब लोग जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं सिर्फ जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि वो जो हमारे यहां एक कवि है ना मुक्तिबोध, जो कहते थे पूंजी से जुड़ा हृदय कभी बदल नहीं सकता। तो अगर आप पूंजी से जोड़कर अपने साहित्य कला संस्कृति का विकास करेंगे तो वह कला संस्कृति किसकी सेवा करेगी? वो जनता की सेवा नहीं करेगी, वो सेठों की सेवा करेगी, वो सेठाश्रयी संस्कृति की सेवा करेगी, जन संस्कृति की सेवा नहीं करेगी। और सेठाश्रयी संस्कृति कभी भी बौद्धिक संस्कृति नहीं हो सकती। सेठाश्रयी संस्कृति के दायरे के बाहर निकलने की जरूरत है। अगर हिंदी भाषी लोग अपना बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो उसे मुखौटे की संस्कृति के बाहर निकलने की जरूरत है। उसे ये जो मिलनसारता की जो कल्चर है, जो कि कलकत्ते की कॉमन कल्चर है, इस कल्चर को तोड़ना होगा। इंटेलेक्चुअल्स के बीच में दोस्ती बौद्धिकता के आधार पर होनी चाहिए, और बौद्धिकता कैसी? निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वहां अधिकतर जितने भी अभी लोग हैं जो कि कहीं और अभी प्राणायाम कर रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं, बौद्धिक व्यायाम कर रहे हैं, वे सारे के सारे लोग जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी तो वो लेफ्ट फ्रंट के नेताओं के, सीपीएम के नेताओं के बिल्कुल चरणों में बिल्कुल पड़े रहते थे। मिलनसारता की संस्कृति एकदम चमचा संस्कृति होती है। वो आइडेंटिटी नहीं बनने देती। अयोध्या सिंह की आइडेंटिटी इसलिए बनी क्योंकि अयोध्या सिंह ने कभी चमचागिरी नहीं की। प्रभा खेतान की आइडेंटिटी एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, एक स्त्रीवादी इंटेलेक्चुअल के तौर पर इसलिए बनी क्योंकि प्रभा खेतान ने कभी कोई फेवर नहीं मांगा। तो अगर बौद्धिकता का विकास करना है और बौद्धिकता की फीलिंग्स, अनुभूतियों का विकास करना है तो उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? कि बौद्धिकता को स्वार्थ के दायरों के बाहर लाया जाए, सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जाए। और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए कम से कम अपना तो कमिटमेंट चाहिए। तो हिंदी के जो बहुत सारे लेखक हैं वहां, उनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वहां पॉलिटिकल कमिटमेंट तो है, वो सरकार के साथ रहता है और जाता है, लेकिन वो जो रियल सेंस में विचारधारात्मक प्रतिबद्धता होती है, उस विचारधारात्मक प्रतिबद्धता का उनमें अभाव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मैं भी सीपीएम में था और लोग भी सीपीएम के साथ थे। दर्जनों बार ऐसा हुआ कि सीपीएम के अंदर रहते हुए सीपीएम के अखबार में ही हमने सीपीएम की आलोचना भी लिखी, जो हमें उचित लगता था हम लिखते थे। हमें उचित लगता था हम बाहर भी लिखते थे। ऐसा नहीं कि हम आलोचना नहीं लिखते थे। और इसके लिए यह कभी नहीं सोचा कि नौकरी में प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये समझने की है कि आप अगर इंटेलेक्चुअल पैराडाइम पर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं
तो इंटेलेक्चुअल पैराडाइम का विकास करने के लिए जरूरी है कि आप उसको एक अलग इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में धीरे धीरे विकसित करें, और उसमें एक ही चीज प्रमुख होगी, वह है आपका सत्य के प्रति आग्रह। एक उदाहरण मैंने फेसबुक पर लिखा है जिसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता, टेलीविजन को लेकर जो वहां की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं जिसको कि आप समझ सकें। मेरी सीपीएम से सहानुभूति रही है और आलोचना भी करता रहा हूं मैं, लेकिन मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा हूं कि अंधभक्ति की जाए। कभी इसके पक्ष में नहीं रहा। बंगाल में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि लेफ्ट फ्रंट की मलाई खाई है। बंगाल के बाहर भी बहुत सारे हिंदी भाषी थे जिन्होंने कि लेफ्ट फ्रंट की मलाई खाई है। लेकिन कितने लोगों ने नंदीग्राम पर लेफ्ट फ्रंट की गलतियों को उजागर करते हुए किताब लिखी? सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। मैंने वो किताब उस समय लिखी जिस समय वो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के दौरान लिखी। वो पूरी पुस्तक आंदोलन के दौरान किस्तों में छपी भी। हमारे यहां क्या स्थिति है? सांसद बनेंगे लेकिन मुंह में आवाज नहीं होगी। जनवादी लेखक संघ के बड़े पद चाहिए लेकिन मुंह में आवाज नहीं होगी। तो लेखक को क्या चाहिए? लेखक को जनतंत्र चाहिए, लेखक को पार्टी तंत्र नहीं चाहिए। लेखक को नौकरी नहीं चाहिए, लेखक को जनतंत्र चाहिए। लेखक को जनतंत्र अर्जित करना पड़ता है और वह अर्जित करता है सत्य के आधार पर, असत्य के आधार पर नहीं, मुखौटों के आधार पर नहीं। अनेक बार अरुण माहेश्वरी वहां के मतलब स्वाधीनता की ब्रांच के सेक्रेटरी थे। अनेक बार बहुत तीखी झाड़पें हुई हैं, बहसें हुई हैं, घंटों बहसें हुई हैं, हम असहमत रहे हैं। उन्होंने अलग लिखा, हमने अलग लिखा। यहां तक के विमान बसु और अनिल विश्वास जो कि वहां के टॉप सीपीएम के नेता हैं, उनके लिखे हुए को भी हमने चेंज किया, गलत लिखा है। तो ये साहस तो होना चाहिए बोलने का कि आपने गलत लिखा है। एक इंटेलेक्चुअल के नाते आप ये कैसे संभव है कि आप कल तक लेफ्ट फ्रंट के 34 साल आपने मलाई खाई और जब लेफ्ट फ्रंट चला गया तो अचानक आप जो है फिर टीएमसी हो गए? और बीजेपी आई तो आप बीजेपी के साथ हो गए और अब आनंद मार्ग को भी आप पुरस्कार देने लगे। सब लोग जानते हैं आनंद मार्ग किस तरह का संगठन है। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं यह कि विचारधाराहीनता लेखक के व्यक्तित्व का और उसकी बौद्धिकता का विकास नहीं करती, और विचारधाराहीनता की स्थिति एक अच्छे बड़े स्केल पर बंगाल के हिंदी लेखकों में रही है। और यही वजह है कि वे लेखक घूम फिर के वे सेठाश्रयी शरण में जाते रहे हैं, सेठाश्रयी संस्थानों की शरण में जाते रहे हैं। सो हिंदी के लिए चुनौती पूंजी के खेल से भी है और पूंजी के खेल के अलावा जो राजनीतिक खेल है और राजनीतिक दबाव है उससे भी है। सो इंटेलेक्चुअली राजनीतिक दबाव और पूंजी के दबाव, इन दो दबावों से जब आप मुक्त होते हैं तब आप हिंदी की रियल सेंस में सेवा करते हैं। आप जहां काम करते हैं, आप मसलन मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैं हिंदी का प्रोफेसर, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी जिम्मेदारी यह बनती है कि मैं नियम से काम करूं और नियम से पढ़ाऊं। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है नियम के अलावा। मैं प्रोफेशनली काम करता हूं, प्रोफेशनली पढ़ाया मैंने अपनी लाइफ में। सब लोग जानते हैं मैं पढ़ाने के लिए बदनाम था और नियम मानने के लिए बदनाम था।
तो प्रोफेशनल ईमानदारी पैदा करने के लिए जरूरी है कि आप जहां काम करते हैं वहां ईमानदारी से काम करें। फिर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं जिससे कि आप समझ सकें। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 150 रुपया प्रति माह एमए में पार्ट टाइम पढ़ाने वालों को मिलता था। 150 रुपया प्रति माह। कोई नहीं बोलता था, सबको डर लगता था। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कि पब्लिकली, मैंने कहा, सबके सामने कहा, यूजीसी की टीम के सामने कहा, और मैंने वाइस चांसलर को बाकायदा नंगा करके रख दिया कि ये 150 रुपए महीने देते हैं और ये गलत है। बस भाड़ा नहीं उठता शिक्षक का। मुझे बाद में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने, जो कि मेरे परिचित थे, उन्होंने बुला के कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने सही किया, आप ठीक करिए इसे, और नहीं करेंगे तो मैं और भी कहूंगा। और मजबूर हुए बदलने के लिए। एक शिक्षक की शक्ति आती है सत्य के साथ अडिग रूप से खड़े होने में और सत्य को बोलने से। यह सत्य था कि वहां 150 रुपए महीने मिलते थे। और ये जो 150 रुपए महीने में जो आप पढ़ा रहे हैं, ये न लेफ्ट फ्रंट को दिखाई देता था, न आई फुकरो को दिखाई देता था, न बपकूटा को दिखाई देता था। ये तमाम किसी को भी दिखाई नहीं देती थी ये चीज। हमने कैसा संसार बनाया ये? हमने कैसे बुद्धिजीवी बनाए ये, जो राजनीतिक दबाव में रहे और पूंजी के दबाव में रहे? हमने मार्क्सवाद की शिक्षा यहां से नहीं ली। मार्क्सवाद हमें सत्य से प्यार करना सिखाता है। सत्य के प्रति अगर आग्रह नहीं होगा हमारे अंदर तो हम बुद्धिजीवी नहीं बन सकते। दो घटनाएं बता रहा हूं मैं, ये इंटेलेक्चुअली ये कोट करने के लिए बहुत जरूरी है। जब बाबरी मस्जिद का मसला सबसे ज्यादा पीक पर था तो 91-92 में बाबरी मस्जिद के ऊपर भी मैं किताब लेकर आया। और जब नंदीग्राम का मसला पीक पर था तो नंदीग्राम में सीपीएम के खिलाफ भी किताब लेकर आया मैं। उस समय लोग बोल नहीं रहे थे, हिंदी के इंटेलेक्चुअल्स जो है ना, वो बस बीजेपी की शरण में भाग रहे थे जैसे अभी भाग रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअली आपको अगर प्रेशर, पूंजी का प्रेशर, राजनीति का प्रेशर, इसका सामना करना है तो आपको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा और यथार्थ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये जो मुखौटे की संस्कृति, मिलनसारता की संस्कृति, ये आपको यथार्थ देखने नहीं देती। आप यथार्थ तो देखेंगे, आंखों के सामने जो है घट रहा है वो तो देखेंगे आप। मैं फाइनली आज की बातचीत में यही कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषी जो बंगाली समाज है और इंटेलेक्चुअल समाज है खासतौर पर, उसकी खूबी है कि वह विचारधाराहीन साहित्यिकता में विश्वास करता है और मिलनसारता में विश्वास करता है। और इसने हिंदी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मेरे खिलाफ में 2 अखबारों ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर लिखा, मेरे पर्सनल फैमिली मैटर्स को लेके। एक अखबार था जनसंसार और एक अखबार था जागरण। मैंने कभी झगड़ा नहीं किया जाके। हाँ, जागरण को मैंने जरूर लीगल नोटिस दिया कि आपने जो छापा है ठीक नहीं किया और क्यों ना आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने एक्शन लिया और उस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दिया। कालांतर में उसी अखबार ने मुझे बुलाया अपने आप विशेष रूप से बोलने के लिए। मैं बरसों जनसंसार की गोष्ठियों में नहीं गया, लेकिन कालांतर मेरी गीतेश शर्मा जी से मेरी हलो हाय बंद नहीं हुई।
फिर बाद में गीतेश शर्मा जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं आप एक बार आइए, तो मैं गया फिर उनके यहां। तकरीबन 2 दशक के बाद गया मैं निजी तौर पर इस चीज में विश्वास करता हूं कि एक है वैचारिक लड़ाई और एक है सामाजिक लड़ाई। तो हमारी कोई सामाजिक दुश्मनी नहीं थी, गीतेश शर्मा से भी नहीं थी, जागरण के संपादक से भी नहीं थी। तो हमारी कभी बोलचाल बंद नहीं हुई। उन्होंने जो छापा ये उनका अधिकार है, हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आपने क्यों किया ऐसा। लेकिन हमने इसके लिए अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता नहीं किया, अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। वहां जो ये विचारधारा हीनता की जो स्थिति है, उसने ये किया कि एकदम समझौता करके जीने की प्रवृत्ति पैदा कर दी है बुद्धिजीवियों में, और इसने हिंदी का बड़ा अहित किया है। मैं आपको एक मतलब मजेदार है, मैं जिन शिक्षकों को खुद अपने हाथ से, जिनके घर जाके मैंने बायोडाटा लेके आया, जिनको मैंने पढ़ाने के लिए रखा अपने यूनिवर्सिटी में, मालूम पड़ा वे शिक्षक जो है वो अब मेरे खिलाफ ही एक्टिव हो गए डिपार्टमेंट में आने के बाद में। अब मैं कुछ बोलता नहीं था क्योंकि मेरा उनसे शिक्षा से संबंध था खाली। मैं इस बात से कभी भी उनसे नाराज नहीं होता था। लाया बुलाया मैं, तो मेरे शिक्षक के नाते मैं, मेरी व्यक्ति के साथ में संबंध किस बात से है? मेरा उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंध है, मेरा उसके कोई व्यक्तिगत जीवन से और व्यक्तिगत सारी एक्टिविटी से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो सामान्य तौर पर एक पेशेवर ईमानदारी और पेशेवर जो है संबंध ये होना चाहिए, लेकिन विचारधाराहीनता नहीं होनी चाहिए। ये जो विचारधाराहीनता की स्थिति है, इस विचारधाराहीनता की स्थिति ने हिंदी के, बंगाल के परिदृश्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और ये आज वो पूरा का पूरा परिदृश्य बीजेपी की पॉकेट में है। एक जमाने में निश्चित तौर पर स्वाधीनता की बहुत बड़ी भूमिका थी, और इसे मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। स्वाधीनता अखबार ने इंटेलेक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जो भी पत्रकारिता के इतिहास पर वहां काम करना चाहेगा कि बंगाल की पत्रकारिता कैसी रही है, तो स्वाधीनता अखबार की बहुत बड़ी भूमिका रही है निश्चित तौर पर। तो मिलनसारता अच्छी चीज है, लेकिन विचारधाराहीन मिलनसारता सबसे खराब चीज है। दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन विवेकहीन दोस्ती सबसे बुरी चीज है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।